आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप सबका अभिनंदन है। जैसा कि आप देख रहे थे कि हम लगातार पीजीटी की समाज शास्त्र विषय से संबंधित जो पहले की परीक्षाएं हो चुकी है, हम उन प्रश्नों का जो प्रमाणिक विश्लेषण के साथ व्याख्या कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले सत्र में, यानी जो इसका पहला सत्र था, उसमें हम लोग पीजीटी 2021 में समाज शास्त्र के प्रश्नों का हम लोग विश्लेषण कर रहे थे। उसमें हमने आपको शुरू में 80 प्रश्नों का जो है प्रमाणिक विश्लेषण के साथ व्याख्या बताया था। चूंकि वो सेशन लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने उसको बीच में ब्रेक किया। अब आइए पीजीटी समाज शास्त्र के 2021 के प्रश्नों का जो हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, उसमें इस दूसरे सेशन में हम लोग प्रश्न संख्या 81 से लेकर आगे पूरे प्रश्न का हम लोग इसमें विश्लेषण के साथ व्याख्या करेंगे। और अब तक जो प्रश्न हम लोगों ने जिन प्रश्नों पर चर्चा किया है, यानी प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 के बीच, आपने महसूस किया होगा कि प्रश्नों की जो प्रकृति है और जो प्रश्नों का स्तर है वो बहुत सतही किस्म का है। मैंने पहले भी बताया था, और आपको याद होगा कि जब पहले सत्र में मैंने आपसे चर्चा प्रारंभ किया था, तो मैंने एक छोटी सी सारणी के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाने का प्रयास किया था कि समाज शास्त्र में किन किन बिंदुओं से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और मैंने बताया था कि जो पीजीटी का स्तर है वो बिल्कुल सुपरफिशियल स्तर है। केवल 5 से 7% प्रश्न ऐसे हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जो विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। बाकी अधिकांश प्रश्न जो है वो समाज शास्त्र की सतही अवधारणाओं से संबंधित है। लेकिन मैंने यह भी बताया था कि जो सिलेक्शन होता है, जो चयन होता है, वो अंत के 15 से लेकर 20 प्रश्न के बीच ही होता है। क्योंकि आप ध्यान देंगे कि जब प्रश्नों का चयन हम लोग करते हैं, तो जो सतही किस्म के प्रश्न है उसको तो लगभग सारे बच्चे कर लेते हैं, उसको तो लगभग सारे बच्चे कर लेते हैं। लेकिन देखिएगा जो 15 से 20 प्रश्न है अंत के, उन प्रश्नों पर ही अंतिम प्रतिस्पर्धा होती है। और उन 15 से 20 जो विश्लेषणात्मक प्रकृति के प्रश्न होते हैं, उनमें जो अधिक प्रश्न सही कर जाते हैं उनका चयन हो जाता है। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो सतही अवधारणा वाले प्रश्न है वो तो कोई भी बालक, कोई भी छात्र कर लेता, कोई भी अभ्यर्थी कर लेता है। लेकिन जो विश्लेषणात्मक प्रकृति का, जो अवधारणात्मक प्रकृति का प्रश्न है, जिसमें समाज शास्त्रीय विश्लेषण, चिंतन और व्याख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को, वैसे 15 से 20 प्रश्नों को हमें विशेष ध्यान देकर के, एकाग्रचित होकर के उसका उत्तर ढूंढना होगा। और समय पर्याप्त होता है अगर आपकी तैयारी ठीक है। तो मैंने बताया ना कि जो 125 प्रश्न होते हैं उसमें अधिकांश प्रश्न तो एकदम फैक्चुअल किस्म के होते हैं। अधिकांश प्रश्न का उत्तर आपको जुबान पर याद रहता है। तो केवल आपको ओमायर सीट में जो है आपको क्या है, गोल करना होता है या काले गोले को भरना होता है। लेकिन देखेंगे कि उसमें जो अंत के 15-20 प्रश्न है उस पर एकदम ध्यान केंद्रित करके, थोड़ा समय दे करके, जो सही उत्तर है, जो सटीक उत्तर है, उसको अगर हम चिन्हित करें तो ये तो निश्चित है कि हमारी सफलता सुनिश्चित होगी। आइए हम उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या, है ना, 81 को। कि प्रश्न संख्या जो 81 है, इसमें प्रश्न है कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन हैं। अब देखिएगा ये भी प्रश्न बड़ा फैक्चुअल किस्म का है। तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज जो पुस्तक है, इस पुस्तक के, है ना, लेखक कौन है भाई?
तो ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं वेस्टरमार्क महोदय। आप देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर है वेस्टरमार्क। हम सबको पता होना चाहिए कि वेस्टरमार्क महोदय ने, है ना, दरअसल 1891 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में, है ना, उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। अब इस हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक में चर्चा किसकी है? तो वेस्टरमार्क महोदय कहते हैं कि विवाह केवल नर और मादा का बच्चे के जन्म के लिए निर्मित संबंध नहीं है, बल्कि बच्चे के जन्म के बाद भी नर और मादा का जो अस्थायी संबंध होता है वो वास्तव में वैवाहिक संबंध को निरूपित करता है। इसी बात की चर्चा की थी वेस्टरमार्क ने अपनी इस पुस्तक में। तो आंसर क्या होगा भाई, है ना, 81 का आप देखेंगे आंसर हो गया सी। अब हम लोग देख लेते हैं 82। देखिएगा, यह प्रश्न पहले भी आ चुका है किसी न किसी रूप में, और आपको जानकर खुशी होगी कि ये ऐसे प्रश्न हैं, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, इसको आप एकदम समझ करके अपने दिल में उतार लीजिए, मस्तिष्क में बैठा लीजिए, क्योंकि अगर आप 2012-13 से लगातार देखेंगे जो भी परीक्षाएं हुई हैं, ये प्रश्न हर सेशन में, हर सत्र के प्रश्न में अपनी उपस्थिति दर्शाता हुआ नजर आएगा। यानी लगभग प्रत्येक पीजीटी की परीक्षा में यह प्रश्न आपको किसी न किसी रूप में मिलेगा। देखिएगा, इसमें प्रश्न क्या है कि समाज शास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? दरअसल जब हम समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो उस विषय क्षेत्र से संबंधित यह प्रश्न है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को सीमित रखा जाए या समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, इसी विषय पर उस समय के समाजशास्त्रियों के बीच एक लगातार बहस चल रही थी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र की चर्चा के संबंध में कुछ समाजशास्त्री ऐसे थे जिनका मानना था कि समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को भी अन्य दूसरे विषय, जैसे इतिहास विषय का अपना एक क्या विषय क्षेत्र है, हम उन्हीं चीजों का अध्ययन करते हैं, भूगोल का भी अपना एक विषय क्षेत्र है, हम उसमें उन्हीं से संबंधित विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, जैसे अर्थशास्त्र है, मानव शास्त्र है, तो उसमें सबका अपना एक निर्धारित और सीमित जो है अध्ययन क्षेत्र है। ठीक उसी प्रकार समाज शास्त्र का भी अपना एक विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र होना चाहिए, वरना यह विषय खिचड़ी शास्त्र बन के रह जाएगा। अतः समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र को सीमित रखा जाए ताकि इसमें हम समाज और समाज में रहने वाले लोगों के अंतःक्रिया, उनके संबंधों का हम वैज्ञानिक अध्ययन कर सकें। तो ध्यान रखिएगा कि जब स्वरूपात्मक क्या है, जब समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र का अध्ययन हुआ तो आप देखेंगे समाज शास्त्र का जब, है ना, विषय क्षेत्र का अध्ययन हुआ तो हम क्या पाएंगे? समाज शास्त्र का जब विषय क्षेत्र का अध्ययन हुआ तो आप देखेंगे इसमें दो अलग अलग तरह का विचार हुआ। एक है समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को, समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को सीमित रखने पर बल दिया गया। दूसरा, समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को स्वतंत्र रखने पर बल दिया गया। तो ध्यान रखेंगे कि समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित जब उसको सीमित रखने की बात हुई तो इस विचार से संबंधित जो भी विद्वान थे
उनके द्वारा प्रतिपादित विचार को हम क्या कहते हैं भाई? स्वरूपात्मक संप्रदाय, है ना। तो ये क्या हो गया? स्वरूपात्मक संप्रदाय। इसी को हम विशिष्टात्मक संप्रदाय भी कहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन ये जो विषय क्षेत्र स्वतंत्र रखने की बात हुई, तो इससे संबंधित जो भी विचार या समर्थन था समाजशास्त्रियों का, तो उनके द्वारा जो प्रतिपादित विचार था उसको एक अलग संप्रदाय का स्थान दिया गया, जिसको हम कहते हैं समन्वयात्मक, है ना। ये स्वरूपात्मक, वो क्या है? समन्वयात्मक संप्रदाय। तो ध्यान रखिएगा, यहां आपसे पूछा गया कि समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो उत्तर हो जाएगा जॉर्ज, है ना, सिमेल महोदय। ये उत्तर हो जाएगा। लेकिन तो क्या होगा? स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जॉर्ज सिमेल। जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो हाउहाउस और इमाइल दुर्खिम महोदय को माना जाता है। तो यहां प्रस्तुत संदर्भ में इस प्रश्न में मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? जॉर्ज सिमेल। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 83। कहा जाता है कि जब एक अपराधी को जेल न भेज करके, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, कि जब एक अपराधी को जेल न भेजकर उसके अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं? तो ध्यान से सुनेंगे, इस प्रणाली को हम कहते हैं परिवीक्षा। अब कुछ पुस्तकों में, कुछ गाइड में मैंने देखा पैरोल पर, है ना, टिक लगाया हुआ, यानी पैरोल को इसका उत्तर माना गया है। लेकिन देखिएगा, आपको मैं स्पष्ट कर दूं, पैरोल और परिवीक्षा में बहुत बारीक अंतर है, और इस अंतर के कारण ही कंफ्यूजन हो जाता है। देखिएगा, पैरोल शब्द तब प्रासंगिक होता है कि जब एक अपराधी ने अपराध किया, उसके अपराध साबित हो गए, उसको जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल में उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसको उसकी सजा पूरा होने से पहले, उसके अच्छे व्यवहार के कारण समय से पहले जब उसको रिहा कर दिया गया, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या? पैरोल। ठीक है ना। लेकिन परिवीक्षा क्या है? कि जब एक व्यक्ति जिसने अपराध किया, न्यायालय ने उसके अपराध को साबित किया कि हां ये अपराधी है, लेकिन उसके अपराध की प्रकृति जघन्य किस्म की नहीं है, गंभीर किस्म की नहीं है, और न्यायालय ये मानता है कि ये जो अपराधी से अपराध हुआ है, ये जानबूझ करके नहीं हुआ है, बल्कि अपनी और अपने परिवार की आत्मरक्षा करने के क्रम में हुआ है। ये पेशेवर अपराधी नहीं है। अपराध तो किया है इसने, लेकिन अपराध की मंशा नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को इस बात का आश्वासन के लिए कि नहीं, वो आगे भविष्य में कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे उसके परिवार या समाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े या कानून का उल्लंघन हो, तो इस आश्वासन पर उसको परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसको हम कहते हैं क्या भाई? परिवीक्षा। तो आंसर क्या होगा? ध्यान रखेंगे, परिवीक्षा। ठीक है ना। आप सबको पता होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से और जीएस वर्ल्ड के ऐप के माध्यम से आपको यह सूचना दी जा चुकी होगी कि जीएस वर्ल्ड टीजीटी, पीजीटी, नेट और जेआरएफ की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से प्रारंभ कर रहा है, ताकि आपको घर बैठे गुणवत्तापूर्ण तैयारी का अवसर मिल सके और बहुत सीमित संसाधन में आप अपने सपने को पूरे कर सकें। और जैसा कि आप महसूस कर रहे होंगे कि टीजीटी, पीजीटी, नेट या जेआरएफ से संबंधित जो जीएस वर्ल्ड ने एक अलग टीम तैयार कर रखी है, दरअसल में उसमें अधिकांश शिक्षक
सिविल सेवा के लिए तैयारी करवाते हैं। स्वाभाविक है कि सिविल सेवा के क्षेत्र में अभ्यर्थियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए जो शिक्षक उनको तैयार करते हैं, उनको तराशते हैं, उन्हीं शिक्षकों के द्वारा, उन्हीं कह लीजिएगा प्रतिष्ठापित और मानक शिक्षकों के द्वारा अब टीजीटी, पीजीटी, नेट और जेआरएफ की तैयारी के लिए उनको तैयार किया गया है। और आप देखिएगा अनुभवी और मानक शिक्षकों के सहयोग से अब इन परीक्षाओं की जब तैयारी कराई जाएगी तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, हम लोग किसी भी विषय से, जो अलग अलग विषय के विशेषज्ञ हैं, वो किसी भी विषय से संबंधित विषय वस्तु की जानकारी देंगे आपको। मान लीजिए हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो हम समाज शास्त्र क्या है, समाज शास्त्र की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, समाज शास्त्र का महत्व क्या है, समाज शास्त्र का उद्देश्य क्या है, उसकी परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र किस आधार पर विस्तृत है, समाज शास्त्र की प्रकृति क्या है, इन सब बिंदुओं पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हुए तब हम लोग उससे संबंधित जो भी प्रश्न निकल सकते हैं, चाहे वो आ चुके हों या आने की संभावना हो, हम उनको बारी बारी से आपके सामने पीपीटी के माध्यम से रखेंगे, ताकि एक बार पहले आपको उस विषय से संबंधित जो बिंदु है, जो तथ्य और अवधारणा है, पहले हम उसको समझा लेंगे और उसके बाद उससे संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर होगा उसको आपके सामने हम लोग रखेंगे। और प्रथम इकाई से लेकर अंतिम इकाई तक हम लोग यही प्रक्रिया बरकरार रखेंगे ताकि आपकी संपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण तैयारी हो सके। और साथ ही साथ हम लोग जो भी आपको पढ़ाएंगे उसके पीडीएफ नोट्स, चाहे वो तथ्यों और अवधारणाओं से संबंधित हो, यानी इसका मेन जो सब्जेक्टिव नोट्स है वो, और उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हो, वो सब आपको पीडीएफ के माध्यम से, है ना, रोज के रोज आपको भेज दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इससे न सिर्फ आपको टीजीटी, पीजीटी, बल्कि आने वाले समय में नेट, जेआरएफ, या आप में से जो भी लोग स्नातक या परा स्नातक कर रहे हैं, उनको भी अपनी एक समग्र और विशिष्ट तैयारी का अवसर मिलेगा। इसके अलावा आप में से जो भी बच्चे सिविल सेवा की तैयारी में एक वैकल्पिक विषय के रूप में आपने उस विषय को रखा है, तो उसकी तैयारी में भी वो एक सीमा तक काफी मदद करेगा। तो देखिएगा, बहुत छोटे से शुल्क पर, बहुत नाम मात्र के शुल्क पर आपको विषय से संबंधित जो विहंगम अवधारणा हम उपलब्ध कराएंगे, निश्चित तौर पर उसको आपका लाभ मिलेगा। और उस विषय से संबंधित जो भी परीक्षाएं आप देंगे, आप देखिएगा उसमें निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। तो मैंने ये बात आपके सामने इसलिए दोहराई, पहले दिन भी रखा था, इसलिए भी दोहराया कि आप में से बहुत सारे बच्चे नए होंगे, या हमारी योजना क्या है टीजीटी, पीजीटी, नेट और जेआरएफ को लेकर के। हालांकि याद रखिएगा, टीजीटी, पीजीटी, नेट और जेआरएफ के अलग अलग कक्षाएं हैं। टीजीटी की बिल्कुल अलग कक्षा है, पीजीटी की कक्षा बिल्कुल अलग है, लेकिन उधर नेट और जेआरएफ की कक्षा बिल्कुल अलग और एक अलग स्वतंत्र बैच में पढ़ाया जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं टीजीटी, पीजीटी या फिर नेट और जेआरएफ का जो पाठ्यक्रम है, उसका जो स्तर है, वो अलग अलग कोटि का है। स्वाभाविक है कि नेट और जेआरएफ का जो पाठ्यक्रम है थोड़ा बड़ा है, तो उसमें समय भी थोड़ा अधिक लगता है, उसमें अध्ययन का स्वरूप भी थोड़ा क्या है, विस्तार लिए हुए है, ताकि समग्रता से आपकी तैयारी हो सके। चलिए हम लोग वापस लौटते हैं अपने अगले प्रश्न पर, यानी प्रश्न संख्या 84 कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन हैं। देखिएगा प्रश्न क्या है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, हिंदी में कहते हैं ना कि भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। दरअसल देखिएगा, इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो भारतीय विद्वान योगेंद्र सिंह हैं। और इस पुस्तक में योगेंद्र सिंह ने भारतीय समाज में हाल के दिनों में तेजी से बदलती हुई जो परंपराएं हैं
उन परंपराओं का जो बदलता हुआ स्वरूप है उससे हमें या हमारा परिचय कराने का प्रयास किया है। किसने? तो आप देखेंगे योगेंद्र सिंह ने। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन हो गए भाई? योगेंद्र सिंह। और मैंने क्या बताया, इस पुस्तक में योगेंद्र सिंह है ना, भारतीय संरचना और भारतीय क्या है परंपरा में जो हाल के दिनों में परिवर्तन हो रहे हैं तेजी से, उन परिवर्तनों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया है। ठीक है ना, आपने देख लिया होगा। इसके बाद है ना, इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 85 कि निम्नलिखित में से निर्धनता का कौन एक कारण है। यह बड़ा सरल प्रश्न है, इसमें व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते होंगे और छोटी कक्षा से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भारत में गरीबी यानी निर्धनता के कारणों में अशिक्षा भी है, जनसंख्या वृद्धि भी है और बेरोजगारी भी है। तो क्या है भाई, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 86। किसने कहा है कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है? तो देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर है इलियट और मैरिल महोदय। दरअसल देखिएगा, इलियट और मैरिल महोदय है ना, इस बात की चर्चा करते हैं कि भाई युद्ध जो है उससे सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है और इसके कारण क्या होता है, अनेकों सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है और उन समस्याओं के कारण ही समाज में विघटन के तत्व जो हैं वो हावी होने लगते हैं। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो गया? इलियट एवं मैरिल। इसके अलावा आएंगे अगला प्रश्न 87। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा प्रस्तुत की है? देखिएगा, दरअसल इस प्रश्न का उत्तर है गिडिंग्स महोदय, यानी ऑप्शन ए। आप देखेंगे कि गिडिंग्स महोदय ने अपने संरचनाकरण की अवधारणा को जब उन्होंने प्रस्तुत किया तो उसमें क्या किया, विश्व में जो विद्यमान बहुत सारे वस्तुएं हैं उनके विभिन्न स्वरूपों का है ना उन्होंने व्याख्या किया है। विश्व के विभिन्न वस्तुओं के है ना, विश्व के विभिन्न वस्तुओं के स्वरूपों की व्याख्या की है। किसने? गिडिंग्स महोदय ने। तो आंसर क्या है भाई इसका? ए गिडिंग्स। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 88 है कि समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है? ये तो बहुत ही सरल किस्म का प्रश्न है, एकदम आधारभूत प्रश्न है जिसको समाजशास्त्र विषय का कोई भी अभ्यर्थी आसानी से कर ले जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि समाजशास्त्र विषय को एक मूर्त रूप देकर के एक अध्ययन विषय के रूप में क्या है वैश्विक समाज के सामने रखने का श्रेय है अगस्त काम्ट महोदय को। और आपने पढ़ा होगा 1838 ईस्वी में इन्होंने समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। इसलिए क्या कहा जाता है कि समाजशास्त्र के जनक या पिता कौन है भाई? तो हम देखेंगे अगस्त काम्ट महोदय। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 89 में कि निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है ना? देखिएगा कि जो पूंजीवाद और प्रोटेस्टेंट धर्म की जो क्या है शिक्षा से संबंध को जोड़ने का श्रेय है, तो यह श्रेय जाता है मैक्स वेबर महोदय को। दरअसल आपने जब समाजशास्त्रीय अवधारणाओं को पढ़ा होगा तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवाद के विकास में सहायक हो पाया। आप सबको पता है कि यूरोपीय समाज में ईसाई धर्म की जो परंपरागत शाखा थी, कैथोलिक शाखा, वो एक तरह से क्या है जटिल और जड़वत शाखा थी। उसमें कई कुरीतियां समाहित होने लगी थी। फलस्वरूप जब यूरोपीय समाज में बौद्धिक जागरण हुआ, वैज्ञानिक क्रांति हुई, तब कुछ विद्वानों ने क्या किया, उस परंपरागत सोच में बदलाव लाने का प्रयास किया। हालांकि इसका विरोध भी हुआ,
लेकिन बाद में आप देखेंगे ईसाई धर्म में एक नई शाखा का जन्म होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट शाखा। और ये जो प्रोटेस्टेंट शाखा है ये थोड़ी लचीली लिबरल शाखा थी। इसमें कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया गया जो मानव के सामाजिक आर्थिक विकास में बड़ा सहायक रहा। और उसी में मैक्स वेबर महोदय ने यह बताया कि कैसे पूंजीवाद के विकास में जो प्रोटेस्टेंट विचार है वो सहायक साबित हुआ। तो आप देखेंगे इस प्रश्न के उत्तर में, है ना, हम आंसर किसको देंगे भाई? मैक्स वेबर महोदय को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या है भाई कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, है ना, प्रदान किया गया? ये बिल्कुल सरल सा प्रश्न है और इसकी सीधी अवधारणा है क्या भाई? 73rd अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन। अगला आ जाए हम लोग, क्वेश्चन नंबर क्या है? 91 कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की अवधारणा की रचना किसने की? हिंदी में कहते हैं ना प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अवधारणा है बहुत इंटरेस्टिंग अवधारणा है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम लोग? हिंदी में कहते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो आप देखिएगा जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का, है ना, अवधारणा है, ये दरअसल क्या है? प्रतीक के द्वारा अंतःक्रिया करना। जैसे देखिएगा, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं बोल करके अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपने विचार और अपनी इच्छा को आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन देखिएगा कई बार क्या होता है, कुछ व्यक्ति केवल इशारों से ही, अपने भाव भंगिमा से ही अपने मन की बात कह जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कक्षा में आप लोग बैठे हुए हैं, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप में से कुछ मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो मैंने इशारे से केवल कहा कि मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ शब्द प्रस्तुत नहीं किया, केवल अपने चेहरे की भाव भंगिमा और अपनी उंगली के इशारों से आपको ऐसा करने से मना किया। तो मेरे द्वारा किया गया ये जो कार्य है क्या कहलाएगा? प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, यानी प्रतीक के माध्यम से अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति को हम कहते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। तो पूछा गया कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यानी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की अवधारणा जो है वो किसने प्रस्तुत की? आप देखेंगे क्या है, ये G.H. मीड महोदय हैं। तो आप देखिएगा कि जो G.H. मीड महोदय हैं, है ना, उन्होंने अपनी पुस्तक, उनके पुस्तक का नाम क्या था? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, है ना, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। इस पुस्तक में G.H. मीड महोदय ने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की अवधारणा है उसको प्रस्तुत किया, यानी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 92 कि जब वर्ग पूर्णतया आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की या किसने दी? आप देखिएगा यह परिभाषा कूले महोदय का है। अब आप सबको पता ही होगा कि जाति और वर्ग में क्या अंतर है। जाति एक बंद सामाजिक व्यवस्था है, जबकि वर्ग एक खुली सामाजिक व्यवस्था है। आप जानते होंगे कि भारतीय सामाजिक परंपरा के अनुसार जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह जिस माता के गर्भ से जन्म लेता है ताउम्र उसकी जाति वही बनी रहती है। वो जीवन में चाहे जितना भी अच्छा काम कर ले या जितना भी बुरा काम कर ले, उसकी जाति में कोई परिवर्तन कम से कम इस जीवन में तो संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जाति एक बंद सामाजिक व्यवस्था है। जबकि वर्ग क्या है? क्लास जिसको हम कहते हैं। एक बच्चा गरीब परिवार में जन्म लेता है, निम्न वर्ग में जन्म लेता है, लेकिन अपने मेहनत से, अपने प्रयासों से, अपनी कुशाग्रता से, अपनी योग्यता और क्षमता से पढ़ लिख करके वो ऐसे व्यवसाय करता है, ऐसे रोजगार में जाता है या ऐसी नौकरी, वो ऐसी सेवाओं में वो जाकर जुड़ता है जिसमें ढेर सारे आर्थिक लाभ है।
तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होती जाती है और एक समय आता है कि चूंकि वो आर्थिक रूप से सक्षम हो गया तो अपने और अपने परिवार के जो प्राथमिक, द्वितीयक और जो क्या है विलासिता संबंधी आवश्यकता उसको पूरा करेगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तालीम देगा, उनके बच्चे भी पढ़ लिख करके बहुत अच्छे अधिकारी या अच्छे व्यवसायी बनेंगे, अच्छा नागरिक बनेंगे। धीरे धीरे क्या है, उसका परिवार बस एक या दो पीढ़ी में ही है ना निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में शामिल हो जाएगा। तो वर्ग खुली व्यवस्था, कोई भी व्यक्ति निम्न से उच्च या फिर उच्च से निम्न वर्ग में शामिल हो सकता है, हो जाता है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कूले महोदय ने क्या कहा कि जब वर्ग पूर्णतया आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे क्या कहते हैं भाई, जाति पर, जाति कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 93, यह भी बहुत साधारण किस्म का प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। आप जानते हैं कि भारत में जब सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा था 19वीं शताब्दी में, तो उसके प्रणेता माने जाते हैं राजा राम मोहन रॉय। और उन्होंने तत्कालीन समाज में जो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कुरीतियां समाहित थी भारतीय समाज में, उसको दूर करने का प्रयास किया और अपने इसी प्रयास में उन्होंने ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना की। तो आप देखेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है भाई, तो राजा राम मोहन रॉय। कब किया है यह भी आपको पता होना चाहिए, 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट आ जाइए कि सामान्यकृत अन्न की अवधारणा है ना किसने प्रस्तुत की थी। प्रश्न क्या है भाई, सामान्यकृत अवधारणा या सामान्यकृत अन्न की अवधारणा है ना किसने प्रस्तुत की थी। आप देखिएगा जीएच मीड महोदय ने सामान्यकृत की अवधारणा को है ना समाजशास्त्र में प्रस्तुत किया है। दरअसल देखिएगा कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में है ना अंतःक्रियावाद का अध्ययन करने के क्रम में है ना जीएच मीड महोदय ने सामान्यकृत अन्न की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संकुचीकरण तथा सार्वभौमीकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया। यानी समाजशास्त्र में सार्वभौमीकरण क्या होता है, संकुचीकरण क्या होता है, तो जरा ध्यान रखिएगा। सार्वभौमीकरण का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जब कोई व्यवस्था, जब कोई विश्वास या जब कोई तथ्य समाज के अधिकाधिक लोगों के द्वारा, एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में रहने के वाले लोगों के द्वारा क्या है आत्मसात किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, यानी वो समाज के लगभग प्रत्येक व्यक्ति में वो विशेषता विद्यमान होती है या प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा उस विश्वास को, विचार को अपनाया जाता है, तो हम कहते हैं कि भाई उस विचार का या उन तथ्यों का सार्वभौमीकरण हो गया, यानी समाज के सभी व्यक्तियों में ये तत्व, ये विचार समाहित है। जैसे देखिएगा, हम उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है, इस विचार का सार्वभौमीकरण किया गया है। शिक्षा का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, इस विचार का सार्वभौमीकरण किया गया है। लेकिन उसी के उलट, उसी का विपरीत है, उसी का उल्टा है क्या, संकुचीकरण। यानी समाज में कोई विश्वास, कोई विचार या कोई तथ्य जब समाज के एक छोटे से वर्ग के द्वारा व्यवहार में लाया जाता है या उस पर विश्वास किया जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, संकुचीकरण। तो संकुचीकरण का ही उल्टा शब्द है, विपरीतार्थक शब्द है क्या भाई, ना, सार्वभौमीकरण। तो इस अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था, मैकिम मैरियट महोदय ने। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 96, एंथोनोसेंट्रिज्म यानी निर्जाति केंद्रवाद शब्द किसने सन्निविष्ट किया था। तो एंथोसेंट्रिज्म जो है निर्जाति केंद्रवाद, जिसको आप एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं, है ना, इस शब्द को प्रतिपादित करने का श्रेय किसका है भाई, तो समनर महोदय का है ना।
उनकी पुस्तक का नाम था फोकवेज। पुस्तक का नाम क्या है? समनर महोदय की पुस्तक का नाम है फोकवेज। और इसी पुस्तक में है ना उन्होंने क्या किया था? लगाव और सामाजिक दूरी के आधार पर समूह को दो भागों में बांटा था। और ये दो भाग क्या हैं समूह के? है ना, समूह के दो भागों में बांटा था। एक को आप कहते हैं क्या? अंतः समूह, और दूसरे को कहते हैं क्या भाई? बाह्य समूह। अंतः समूह और दूसरा बाह्य समूह। मैंने क्या बताया आपको कि एथनोसेंट्रिज्म जो शब्द है, इसका प्रतिपादन है ना समनर महोदय ने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? फोकवेज, है ना। उस पुस्तक में उन्होंने दरअसल है ना समूह की चर्चा की है, और जिसमें लगाव और सामाजिक दूरी के आधार पर, है ना, लोगों के बीच के आपसी लगाव और उनके बीच जो सामाजिक दूरी है उसके आधार पर उन्होंने दो तरह के समूह की चर्चा की है अपनी पुस्तक में। और जो दोनों तरह का समूह है उसमें एक को कहते हैं हम लोग अंतः समूह, दूसरे को हम कहते हैं बाह्य समूह। ठीक है ना। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? समनर यानी डी। क्वेश्चन नंबर 97, समाज शास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला है ना विद्वान कौन था? या प्रकार्यात्मक जो परिप्रेक्ष्य है उसको प्रारंभ करने वाले समाजशास्त्री कौन थे? है ना, आप में से अधिकांश लोग जानते हैं कि इसके है ना प्रतिपादक कौन थे भाई? इमाइल दुर्खिम महोदय। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकार्यवाद का जो अवधारणा है उसको इमाइल दुर्खिम ने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया, और उन्होंने बताने का प्रयास किया कि समाज के कई ऐसे अंग हैं जिनका अपना अपना महत्व है समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में। और इसी संदर्भ में उन्होंने प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य का उल्लेख किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इमाइल दुर्खिम। अगला है 98, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? आप देखिएगा पिछले वाले यानी जो पहला सेशन हम लोग कर रहे थे पीजीटी है ना 2021 की परीक्षा का जो प्रश्न का हम लोग पहला सेशन कर रहे थे, उसमें मैंने बताया था आपको कि नातेदारी की जो 3 श्रेणियां हैं उसमें प्रथम श्रेणी में कुल 8 सदस्य, द्वितीय श्रेणी में 33 सदस्य और तृतीय श्रेणी में कुल 151 सदस्य होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो प्रथम श्रेणी में 8 सदस्य होते हैं उनमें कौन कौन थे? माता, पिता, उनके बच्चे। तो मैंने बताया था ना कि माता और पिता के बीच का संबंध, माता और उसके बेटे के बीच का संबंध, माता और उसकी बिटिया के बीच का संबंध, पिता और उसकी बिटिया के बीच का संबंध, पिता और उसके बेटे के बीच का संबंध, इधर भाई और बहन के बीच का संबंध, भाई और भाई के बीच का संबंध, या फिर बहन और बहन के बीच का संबंध। तो देखिएगा कि जो प्राथमिक श्रेणी में जो कुल 8 संबंध आ रहे हैं या 8 प्रकार के जो संबंध आ रहे हैं वो माता, पिता और उनके बच्चों के बाहर नहीं जा रहा है। तो यहां देखिए ना कि माता है, पिता हैं और भाई हैं। आप देखिएगा चाचा जो है वो उसके प्राथमिक संबंधी में नहीं आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? चाचा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त सामान्यकृत तार्किक के साथ साथ आनुभाविक तथा एक सामान्य विज्ञान है। यह किसने कहा था? तो आप देखिएगा कि यह विचार कि समाजशास्त्र जो है ना, समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त सामान्यकृत तार्किक के साथ साथ आनुभाविक तथा एक सामान्य विज्ञान है। इस विचार को किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा कि रॉबर्ट ब्रिस्टीड महोदय हैं। दरअसल रॉबर्ट ब्रिस्टीड महोदय ने जब समाजशास्त्र को परिभाषित किया था तो उनकी पुस्तक थी द सोशल ऑर्डर। नाम याद रखिएगा, द सोशल ऑर्डर। तो सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक में जब उन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित किया तो समाजशास्त्र को परिभाषित करने के क्रम में ही उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त सामान्यीकरण
तार्किक के साथ साथ आनुभाविक तथा एक सामान्य विज्ञान है ना, ये कहकर के संबोधित किया था समाजशास्त्र को किसने? ब्रिस्टीड महोदय ने। तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रिस्टीड। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 100 कि निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? अब देखिएगा, जब समुदाय की बात करते हैं तो आप में से अधिकांश लोगों ने पढ़ा होगा, जरूरी नहीं कि जिसका समाजशास्त्र विषय है वही जानता होगा, है ना। समाज में परिवार, समूह, समुदाय, समिति, इन शब्दों से तो सभी लोग परिचित होते हैं। तो समुदाय क्या है? तो आप सब जानते होंगे समुदाय की 3 विशेषताएं होती हैं। कौन कौन विशेषता है भाई समुदाय का? तो कहा जाता है उसका निश्चित भूभाग होना चाहिए, है ना, कुछ खास मानव समूह को वहां होना चाहिए और उस समूह में हम की भावना होनी चाहिए। क्या बताया मैंने आपको कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, है ना, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो मानव समूह उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता हो और वहां रहने वाले लोगों के बीच हम की भावना हो। हम की भावना का मतलब हम एक समुदाय के रहने वाले लोग, जिनकी भाषा एक है, बोली एक है, खान पान, पहनावा ओढ़ावा और धार्मिक विश्वास भी लगभग एक सा है। तो इन तीनों विशेषताओं को, है ना, अगर देखा जाए तो क्या व्यापारिक संघ में ये तीनों विशेषताएं हैं? आप देखिएगा, व्यापारिक संघ में एक व्यापारियों का संघ जो है वो मानव समूह है। व्यापारियों का संघ जो है उसमें भी हम की भावना है कि हम व्यापारी लोग, हमारा हित एक हो। लेकिन व्यापारी संघ जो है वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सीमित नहीं रहता, वो देश और क्या है, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में बसे हुए हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे वर्ण, तो वर्ण में भी, यानी एक वर्ण के, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य, क्या शूद्र, ये वर्ण में भी क्या है, मानव समूह है। कुछ खास मानव समूह एक वर्ण को मानते हैं, उनके बीच हम की भावना भी है, लेकिन वो निश्चित भूभाग में समाहित नहीं होते, वो पूरे क्या है, देश और पूरे प्रांत और राष्ट्र में वो समाहित रहते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे एक राजनीतिक दल की बात करते हैं तो वहां भी वही है कि वो मानवों का समूह है, हम की भावना है, लेकिन उस राजनीतिक दल का कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, वो देश के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग क्या है, जनपदों में स्थित है। लेकिन जब हम एक क्या है, जनजातीय समुदाय की बात करते हैं, जनजातीय समूह की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जनजातीय समूह की विशेषता होती है कि वो जब भी रहते हैं वो अपना एक खास निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा कि जनजाति एक ऐसे समूह है जो न तो शहरों में निवास करते हैं, न गांवों में निवास करते हैं, न कस्बों में निवास करते हैं, बल्कि वो जंगलों और पहाड़ की तराइयों में एकाकित जीवन, या कह लीजिए क्या है, एकाकी जीवन बिताते हैं। उनका बाहरी समाज या समुदाय के साथ संबंध ना के बराबर होता है। तो समुदाय को सही रूप से, समुदाय का प्रतिनिधित्व कौन करता है भाई? जनजातीय समूह। क्योंकि जनजातीय समूह में अगर हम देखेंगे तो उनका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी है, एक क्या है, मानव समूह भी है, और उनके अंदर हम की भावना भी है। तो सबसे सटीक उत्तर कौन सा है भाई? जनजातीय समूह। अब आइए क्वेश्चन नंबर 101, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का, है ना, उपयोग किसने किया? दरअसल जनसंख्या के अध्ययन करने की अलग अलग विधि और रीति होती है, जिसमें एक रीति क्या है भाई कि सामाजिक केशिका, सोशल कैपिलरी जिसको हम कहते हैं ना, उस अवधारणा का, है ना, एक बड़ा विशेष महत्व है जनसंख्या के अध्ययन में। तो पूछा जाता है कि इस अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? आप देखेंगे ड्यूमा महोदय को यह श्रेय है कि उन्होंने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है ना। तो आप देखिएगा किंग्सले डेविस महोदय के सामने दिया हुआ है ह्यूमन सोसाइटी, गिलिन और गिलिन महोदय के सामने दिया हुआ है कल्चरल सोशियोलॉजी, केम कपाडिया के सामने दिया हुआ है हिंदू मैरिज, और मैकाइवर और पेज के सामने दिया हुआ है सोसाइटी। आप देखिएगा
कि जो जो है ना किंग्सले डेविस महोदय की पुस्तक का नाम है ना ह्यूमन सोसाइटी, ये बिल्कुल सही है। उसी प्रकार गिलिन और गिलिन महोदय के द्वारा जो लिखित पुस्तक है कल्चरल सोशियोलॉजी, है ना, ये भी सही है। केम कपाड़िया हिंदू मैरिज और मैकाइवर और पेज सोसाइटी, इनकी पुस्तक है ही। आप देखेंगे कि जो हिंदू मैरिज है ये केएम कपाड़िया की पुस्तक नहीं है ना। केएम कपाड़िया की जो पुस्तक है ना, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो मैरिज एंड फैमिली, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये पुस्तक है किसकी भाई? कपाड़िया महोदय की। तो गलत जोड़ा कौन सा है भाई? आंसर क्या होगा? तो सी आंसर है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 103 कि निम्नांकित में से किसने मनुष्य को प्राथमिक और आप देखेंगे द्वितीयक समूहों में विभाजित किया है? आप देखिएगा कि यह श्रेय जाता है कूले महोदय को। कूले महोदय ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक में सीएच कूले महोदय ने, आप देखिएगा, संपर्क के आधार पर मानव समूह को दो भागों में बांटा था, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। तो ये वर्गीकरण किसका है भाई? सीएच कूले महोदय का। सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 104 कि समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है। ये एक स्टेटमेंट है, सीधे सीधे समिति को परिभाषित करने के क्रम में, है ना, मैकाइवर और पेज महोदय ने यह स्टेटमेंट दिया था, है ना। मैकाइवर और पेज महोदय ने समिति के अध्ययन करने के क्रम में, समिति की, है ना, चर्चा करने के क्रम में उन्होंने बताया था कि समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है। तो आंसर हो जाएगा 104। आइए 105 संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? तो संस्कृति का जो ये क्या है वर्गीकरण है, ये लगता है मुझे स्पेंसर, पैरेटो, सोरोकिन। अच्छा, हाँ ठीक है। आप देखेंगे कि संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूप में, है ना, सोरोकिन महोदय ने विभाजित किया था। दरअसल मेरे दिमाग में आ रहा था क्रोबर महोदय, है ना। तो क्रोबर महोदय ने संस्कृति को भौतिक और अभौतिक रूप में बांटा है, लेकिन संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूप में विभाजित किया है किसने भाई? सोरोकिन महोदय ने। सही आंसर सी है इसका। नेक्स्ट आ जाइए। समाज शास्त्र न तो सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी मानी जाती है और न उसकी दासी अपितु उसकी भगिनी मानी जाती है। यह कथन किसका है? यह बार्न्स और बेकर महोदय का स्टेटमेंट है। दरअसल, है ना, समाज शास्त्र जो है, जब उसका अन्य विज्ञानों के साथ, आप देखिएगा पीजीटी के पाठ्यक्रम में समाज शास्त्र की विशेषता, उसकी प्रकृति, विषय क्षेत्र पढ़ना ही है हम लोगों को। साथ में पढ़ना है कि समाज शास्त्र का दूसरे अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है। जैसे समाज शास्त्र का इतिहास के साथ क्या संबंध है, समाज शास्त्र का मनोविज्ञान के साथ, समाज शास्त्र का मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी के साथ क्या संबंध है, अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है। तो इसी क्रम में आप देखेंगे
कि बार्न्स और बेकर महोदय ने बताया कि समाजशास्त्र जो है न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी मानी जाती है, न ही उसकी दासी अपितु उसकी भगिनी मानी जाती है ना, बल्कि क्या है, ये उसकी भगिनी मानी जाती कह सकती है। ये कथन किसका है? मैं जरा अस्पष्ट पढ़ लिया, फिर से पढ़ देता हूं कि समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी मानी जाती है और न उसकी दासी बल्कि उसकी भगिनी मानी जाती है। यह कथन किसका है? यानी समाजशास्त्र का अन्य दूसरे समकालीन विषयों के साथ क्या संबंध होगा, उसका एडजेक्ट स्वरूप क्या हो सकता है? क्या उसकी गृह स्वामिनी यानी एक तरह से पत्नी हो सकती है? क्या उसकी दासी हो सकती है? तो कहा गया कि नहीं, न दासी हो सकती न पत्नी हो सकती है, ये उसकी भगिनी जरूर हो सकती है। ये बताया किसने भाई? तो बार्न्स और बेकर महोदय। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 107 कि सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है, द्विआयामी, एकल आयामी या त्रिआयामी। आप देखेंगे कि मैक्स वेबर महोदय ने, है ना, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए, है ना, त्रिआयामी उपागम की वकालत की थी और उन्होंने कहा था कि आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में स्तरीकरण होता है। तो आप कह सकते हैं आर्थिक क्षेत्र में स्तरीकरण, सामाजिक क्षेत्र में स्तरीकरण और राजनीतिक क्षेत्र में स्तरीकरण। आर्थिक क्षेत्र में स्तरीकरण, आर्थिक क्षेत्र में स्तरीकरण, दूसरा सामाजिक क्षेत्र में स्तरीकरण और तीसरा राजनीतिक क्षेत्र में स्तरीकरण। तो ये त्रिआयामी उपागम जो है सामाजिक स्तरीकरण के क्रम में प्रस्तुत किया किसने? मैक्स वेबर साहब ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? 107। नेक्स्ट है 108 में कि समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अब आप जान रहे होंगे कि समाज के उद्विकास का सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया होगा। उद्विकास के सिद्धांत से किसका नाम जुड़ा हुआ है आप भी जानते हैं, है ना। आप देखेंगे हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का नाम जुड़ा हुआ है किससे? उद्विकास के सिद्धांत से। क्योंकि कहा जाता है कि जिस प्रकार जीवों का विकास, है ना, क्रमिक रूप से हुआ है, उसी प्रकार समाज का विकास भी क्रमिक रूप से हुआ है। आप जब समाजशास्त्र में पढ़ेंगे तो उद्विकास की अवधारणा प्रस्तुत की किसने भाई? हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने। अब देखिएगा अपने उद्विकासीय अवधारणा में हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने बड़े सरलता से समझाया है कि जैसे इस पृथ्वी पर जीव जंतुओं का विकास हठात या अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इस पृथ्वी पर जीव जंतुओं का विकास सरल से जटिल जीवों की ओर हुआ है। ठीक उसी प्रकार समाज का विकास भी हठात नहीं हुआ है। जैसे आज का समाज बहुत विकसित समाज है, आज का समाज बहुत बौद्धिक समाज है, आज का समाज तकनीकी रूप से क्या है? युक्त समाज है। लेकिन समाज का इस रूप में विकास नहीं हुआ, बल्कि हम अगर आदिम समाज को देखते हैं तो आदिम समाज बड़ा सरल समाज था। उनकी जीवन पद्धति बड़ी सरल और सहज थी। आखेटन और खाद्य संग्रहण के द्वारा पेट भर करके एक आत्मनिर्भर जीवन जीते थे। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, कृषि कार्य अपनाया लोगों ने। बाद के समय में कृषि के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का जो अधिशेष वस्तु है उसका व्यापार किया। जनसंख्या और बढ़ने लगी, आर्थिक गतिविधियां थोड़ी जटिल होने लगी, बाजार और मुद्रा व्यवस्था का जन्म हुआ, समाज थोड़ा और जटिल हुआ और धीरे धीरे क्या है? समाज जटिल से जटिलतर होता चला गया और विशेष करके औद्योगिक क्रांति के बाद मानव समाज जो है और जटिल हुआ। तो आप देखेंगे कि हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने यह बताने का प्रयास किया है कि जिस तरह से इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर जीवों का सरल से जटिल की ओर विकास हुआ है, उसी प्रकार क्या है? समाज में भी सरल समाज से जटिल समाज की ओर विकास हुआ और इसी को उन्होंने उद्विकासीय अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? डी।
अब आइए, बहुत थोड़े से प्रश्न बाकी है कि 109 नंबर क्वेश्चन है। इसमें किसने कहा था कि समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं? यह बड़ा सरल सा अवधारणा है ना। एल क्रोबर महोदय ने कहा था कि समाज शास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहन है। क्योंकि देखिएगा, आप में से जो लोग मानव शास्त्र से परिचित होंगे, आप जानते होंगे कि सिविल सेवा में पहले जब 2 वैकल्पिक विषय हुआ करता था, तो दोनों वैकल्पिक विषय के रूप में आप समाज शास्त्र और मानव शास्त्र को नहीं रख सकते थे। जैसे राजनीतिक विज्ञान और लोक प्रशासन को नहीं रख सकते थे, क्योंकि दोनों की विषय वस्तु अधिकांशतः समान है। ठीक उसी प्रकार देखिएगा कि समाज शास्त्र और मानव शास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो भी काफी समान है। दरअसल मैं बता दूं, मानव शास्त्र का जन्म ही समाज शास्त्र के गर्भ से हुआ है। स्वाभाविक है कि समाज शास्त्र की बिटिया है कौन? मानव शास्त्र। तो दोनों का विषय वस्तु भी क्या है? अधिकांशतः एक है। और यही कारण है कि उन दोनों को सगी बहन की, जुड़वा बहन की संज्ञा दी है किसने? एल क्रोबर महोदय ने। अब आइए क्वेश्चन नंबर 110, परिहास संबंध किससे है? तो परिहास क्या है? आप देखेंगे समाज शास्त्र में परिहास और परिहार, ये 2 संबंध आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस पर बहुत क्वेश्चन भी आता है कि परिहास और परिहार। तो यहां रखिएगा, मनुष्य के सामाजिक जीवन में खास करके उसके परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच, खास करके परिवार में कुछ सदस्यों के बीच जानबूझ करके संबंधों को सीमित और नियंत्रित बना के रखा जाता है। क्या बताया मैंने आपको कि समाज में परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच, कुछ सदस्यों के बीच संबंधों को जानबूझ करके सीमित और नियंत्रित बना के रखा जाता है। उनके बीच थोड़ा औपचारिक संबंध होता है। ऐसा इसलिए कि उनके बीच कहीं कोई संभावित यौन संबंध ना हो जाए जिससे परिवार का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। जैसे आप कहेंगे कि बड़ा भाई और छोटे भाई की पत्नी के बीच के संबंध। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि बड़े भाई और छोटे भाई की पत्नी के बीच के जो संबंध है उनको हम परिहार की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि ससुर और पुत्र वधू के बीच के संबंध है, उसको हम परिहार की श्रेणी में रखते हैं। सास और दामाद के बीच के संबंध को हम परिहार की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में क्या था? बड़े छोटे उम्र में विवाह हो जाता था। और जब छोटे उम्र में विवाह होगा तो क्या होगा? मान लीजिए ससुर की उम्र 30 साल है, उसके बेटे की आयु 15-16 साल है, शादी कर दिया, पुत्र वधू 14-15 साल की है, तो उनके बीच तो संबंध हो सकता है ना। उसी प्रकार सास और दामाद के बीच का संबंध हो सकता है। तो परिहार कुछ ऐसे संबंध है जिसको परिहार में जानबूझ करके क्या है? रिस्ट्रिक्टेड करके रखा जाता है। लेकिन इसके ठीक उलट होता है कौन? परिहास का संबंध। परिहास में क्या होता है? परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच संबंधों को जानबूझ करके हंसोड़ और मजाकिया बना के रखने का प्रयास किया जाता है। जैसे जीजा और साली के बीच का संबंध, देवर और भाभी के बीच का संबंध। क्यों मालूम है? कभी भी ऐसी परिस्थिति अगर आए, जैसे मान लीजिए, ये हमने बताया था ना, पिछली क्लास में बताया था कि ये रेखा चित्र है जिसके द्वारा हम पुरुष को निरूपित करते हैं। ये विवाह को दर्शाता है, इक्वल टू का साइन, और ये महिला को दर्शाता है। यानी क्या है? एक पुरुष का विवाह किससे हुआ? एक महिला से, है ना। अब ये दिखलाता है कि इनका एक बच्चा भी है। और हम बताए थे कि अगर हम ऐसे कर देते हैं और ऊपर से इसको रेखा चित्र से जोड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये आपस में दोनों बहन है, ये उसका पति है, किसका? इसका। यानी अगर रिश्ता देखिएगा तो परिवार का कौन सा है? यही तो है कि पति, पत्नी और उसके बच्चे। लेकिन ये पत्नी की बहन है, यानी इस व्यक्ति की साली लगेगी। कई बार क्या होता है कि पत्नी बच्चे को जन्म देने के बाद किसी कारण से भोजन बनाते समय दुर्घटना घट गई, किसी बीमारी के शिकार हो गए, या कुछ और भी घटना घट गई, इस पत्नी की मृत्यु हो गई, तो परिवार तो बिखर गया। लेकिन भारतीय समाज में परिवार को फिर से पुनर्विन्यस्त करने की परंपरा रही है। इसलिए इस व्यक्ति का विवाह फिर किससे करा दिया जाता है? इससे। इसको हम कहते हैं क्या? साली विवाह।
और देवर विवाह पिछले क्लास में बताया था आपको। उसी प्रकार क्या होता है कि अगर एक महिला का विवाह एक पुरुष से होता है, इनके भी 2 बच्चे हैं मान लीजिए, एक बेटा और एक बिटिया, और इस पुरुष का भाई भी है, किसी कारण से पुरुष की मृत्यु हो जाती है, तो ये बच्चे तो क्या हो जाएंगे, अनाथ हो गए, ये महिला विधवा हो गई। तो परिवार को फिर से जोड़ने के लिए क्या है, इस महिला का विवाह पति के छोटे भाई यानी उसके देवर से करवा दिया जाता है। तो यही कारण है कि जीजा साली के बीच का संबंध, देवर और भाभी के बीच का संबंध है, वो परिहास का यानी हंसी मजाक का हंसोड़िया संबंध जो होता है, ठीक है ना। तो कहते हैं क्या, यहां परिहास संबंध किसके किसके बीच होगा, आपसे पूछा गया है, तो आप खुद देखिए, निर्णय लीजिए। परिहास संबंध किसके बीच होगा, पिता और पुत्र के बीच होगा, नहीं होगा। माता और पुत्री के बीच होगा, नहीं होगा। पिता और पुत्री के बीच होगा, नहीं होगा। लेकिन जीजा और साली के बीच होगा, यानी आंसर क्या है भाई आपका, डी। तो परिहास संबंध किसके बीच होगा, जीजा और साली के बीच। नेक्स्ट आइए 115 क्वेश्चन कि निम्नलिखित सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसने एक व्यक्ति या समूह या अन्य की सांस्कृतिक को पूर्णतया अंगीकृत कर लेता है। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से या निम्नलिखित सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसने एक व्यक्ति या समूह अन्य की, है ना, सांस्कृतिक को पूर्णतया अंगीकृत कर लेता है। क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अस्पष्ट लग रहा है, मैं एक बार देख लेता हूं। निम्नलिखित सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसने एक व्यक्ति या समूह अन्य की सांस्कृतिक को पूर्णतया अंगीकृत कर लेता है। देखिए यहां पर हमको लगता है ना, ये किसने नहीं होगा, है ना, कौन होगा। अब मैं समझा देता हूं इस प्रश्न को। निम्नलिखित सामाजिक प्रक्रियाओं में से कौन एक व्यक्ति या समूह या अन्य की सांस्कृतिक या संस्कृति, लिखिए ज्यादा अच्छा है ना, ये संस्कृति होगा। कि निम्नलिखित सामाजिक प्रक्रियाओं में से कौन, है ना, एक व्यक्ति या समूह अन्य की संस्कृति को पूर्णतया अंगीकृत कर लेता है। देखिएगा दरअसल क्या होता है, हम लोग जब संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन के क्रम में पाते हैं डोमिनेंट क्लास एंड एमिनेंट क्लास। डोमिनेंट क्लास और एमिनेंट क्लास, उदाहरण से समझिएगा तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगी। शक और कुषाण प्राचीन काल में भारत आए, शक और कुषाण प्राचीन काल में भारत आए, उनकी संख्या बहुत थोड़ी सी थी, तो उसको हम कहेंगे एमिनेंट क्लास। भारत में भारतीय जनमानस की संख्या बहुत ज्यादा थी, उसको हम कहेंगे डोमिनेंट क्लास। आप जानते हैं भारतीयों की अपनी संस्कृति है, सांस्कृतिक विशेषता है। शक और कुषाणों की अपनी सांस्कृतिक विशेषता थी, लेकिन जब वो आए, भारत में आए, यहां के समाज में रच बस गए, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने भारतीय संस्कृति को ही पूर्णतः अपना लिया और अपनी जो संस्कृति थी उसको भारतीय संस्कृति में एक तरह से विलीन कर दिया। अब देखिए ना, भारत का संबंध औपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेजों के साथ हुआ था ना। पश्चिमीकरण का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ा, लेकिन क्या हमने भारतीय संस्कृति को यूरोपीय संस्कृति में विलीन कर दिया? जी नहीं। हमने अगर यूरोपीय संस्कृति से बहुत कुछ सीखा और भारतीय संस्कृति उससे समृद्ध हुई, तो याद रखिएगा यूरोपीय संस्कृति को भी हमसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और इससे यूरोपीय संस्कृति भी समृद्ध हुई। यानी दोनों संस्कृतियां एक दूसरे की विशेषताओं को आत्मसात कर ले रही थी। पक्का है ना? लेकिन यहां पर क्या है कि एक बड़ी संस्कृति है और एक छोटी संस्कृति है। छोटी संस्कृति अपना विलय कर देती है किसको? किसमें?
बड़ी संस्कृति में, और बड़ी संस्कृति के सांस्कृतिक तत्वों को ही पूर्णतः अपना लेती है। तो यही कहा गया कि निम्नलिखित सामाजिक प्रक्रियाओं में से कौन एक व्यक्ति या समूह अन्य की यानी दूसरे की संस्कृति को पूर्णतया अंगीकृत कर लेता है। तो आप देखिएगा, इसको कहते हैं हम लोग सात्मीकरण। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सात्मीकरण। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खिम के द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? देखिएगा कि दुर्खिम महोदय के द्वारा, ध्यान से देखिएगा कि अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र के विकास में अपना अलग अलग योगदान दिया है। यहां हम देखेंगे क्या कि दुर्खिम महोदय के द्वारा समाजशास्त्र की विषय वस्तु में कौन सा एक क्षेत्र जो है इसमें, है ना, योगदान नहीं है। तो सामाजिक स्वरूप शास्त्र बिल्कुल दिया हुआ है उनका। सामाजिक शरीर शास्त्र आप देखेंगे, इससे वो समाज की तुलना करते हैं, और सामान्य समाजशास्त्र इसका भी वो चर्चा करते हैं। सामाजिक विरासत की चर्चा वो नहीं करते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आइए 113वां है कि उत्तर प्रदेश के या उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले शुरू होता है? तो ध्यान रखिएगा, आप सबको पता होगा, मैंने इसकी चर्चा पहले वाले सेशन में भी किया था कि भारत में वैसे तो समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले बंबई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था, लेकिन बंबई विश्वविद्यालय के बाद अगर आप देखेंगे तो लखनऊ विश्वविद्यालय में, है ना, 1921 ईस्वी में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू होती है। और आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में ही कि राधा कमल मुखर्जी महोदय को उस समय समाजशास्त्र विषय का पहला विभागाध्यक्ष भी बनाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, संस्था किसको कहते हैं हम? संस्था की विशेषता कौन है? क्या जाति एक संस्था है? परिवार एक संस्था है? विवाह एक संस्था? देखिए, संस्था के अंतर्गत क्या होता है कि लोगों का ऐसा समूह होता है जो एक नियमावली, एक जीवन पद्धति और कुछ विशिष्ट नियमों से बंधे होते हैं। उसको हम कहते हैं क्या भाई? संस्था। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा कि जाति है, जाति भी क्या है? एक समूह है, लेकिन एक जाति के लोगों का अपनी जाति के लिए कुछ विशेष नियम होता है, कुछ अघोषित कानून है जिसका पालन करना उस जाति के सदस्यों का या उस जाति के सदस्यों के लिए बाध्यता है। अगर वो उसका उल्लंघन करते हैं तो जाति पंचायत के द्वारा उनको बहिष्कृत किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो जाति एक संस्था है। परिवार भी एक संस्था है। आप देखिएगा, परिवार का अपना कोई कानून या संविधान तो नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक परिवार में प्रथा और परंपरा के द्वारा कुछ निश्चित नियम और कुछ निश्चित जीवन पद्धति होता है जिसका अनुकरण करना हम सब के लिए जरूरी होता है। और हम सब लोग अपने परिवार की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए उस नियमावली का पालन करते। विवाह भी एक क्या है? संस्था है। बाकायदा विवाह को तो एक क्या है? अस्थाई संस्था माना गया है। जैसे परिवार एक अस्थाई संस्था है, उसी प्रकार विवाह भी एक अस्थाई संस्था है, क्योंकि कहा जाता है विवाह महिला और पुरुष को जीवन भर अस्थाई यौन संबंध पूर्ति करने का साधन प्रदान करता है। यह बच्चों के प्रजनन का अस्थाई व्यवस्था करता है। और विवाह जो है समाज में यौन प्रतिस्पर्धा को रोकने का प्रयास करता है। अगर विवाह रूपी संस्था ना हो तो हर व्यक्ति अपनी इच्छा के, है ना, इच्छा से अपनी इच्छा वाली महिला के साथ और हर महिला अपने पुरुष वाले, है ना, इच्छा के साथ वो यौन संबंध बनाने लगेंगे। लेकिन विवाह रूपी जो संस्था है वो इस बात का निर्धारण करता है कि किस पुरुष का यौन संबंध किससे होगा, किस महिला का यौन संबंध किससे होगा। इसलिए क्या है? विवाह भी एक संस्था है। आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आइए 115, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। ये किसने कहा था? क्या बताया मैंने आपको कि सभी सामाजिक परिवर्तन जो है वो सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से ही घटित होते हैं। फिर मैं प्रश्न को पढ़ता हूं कि सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम, बिल्कुल सही है ना,
कि जब विचार में परिवर्तन आता है तो सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है। इस विचार को किसने प्रस्तुत किया था? तो आप देखेंगे कि यह आंसर होगा आगबर्न और निमकॉफ महोदय, है ना। दरअसल इन्होंने 1922 ईस्वी में अपनी पुस्तक सोशल चेंज, 1922 ईस्वी में उन्होंने पुस्तक लिखी थी सोशल चेंज, और इस सोशल चेंज नामक पुस्तक में आगबर्न और निमकॉफ महोदय ने, है ना, ये कहा है कि सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। नेक्स्ट आइए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है किसकी? तो ध्यान रखिएगा, हिंदू विवाह अधिनियम में आप देखिएगा कि सपिंड विवाह की मनाही है। सपिंड विवाह सपिंड किसको कहते हैं, पहले यह जान लेना होगा ना। सामान्य तौर पर सपिंड व्यवस्था है जिसमें क्या होता है कि पिता की तरफ से 5 पीढ़ी, ध्यान से सुनिएगा, पिता की तरफ से 5 पीढ़ी और माता की ओर से 3 पीढ़ी के जो नातेदार हैं उनके बच्चों के बीच विवाह को प्रतिबंधित किया जाता है। इसी को कहा गया क्या भाई? सपिंड। जैसे हम लोग कहते हैं ना गोत्र, गोत्र मतलब क्या होता है? एक पूर्वजों से उत्पन्न संतान को ही हम गोत्र कहते हैं ना। तो सपिंड क्या हुआ? गोत्र से थोड़ा बड़ा हो गया। सपिंड में क्या हो गया कि पिता की तरफ से 5 पीढ़ी और माता की ओर से 3 पीढ़ी के नातेदार के बच्चों के बीच विवाह मना होता है। इसी को कहते हैं हम लोग क्या? सपिंड। तो याद रखिएगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में देखिएगा सपिंड सदस्यों के बीच विवाह को मनाही किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 117, मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले निम्नांकित समाजशास्त्रियों में कौन विख्यात हैं? है ना। तो ये भैया ये राधा कमल मुखर्जी जी हैं। इन्होंने सामाजिक मूल्यों और समाजशास्त्र के विभिन्न संदर्भ में मूल्यों की बड़ी चर्चा की है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 118, आप जानते ही हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कार्ल मार्क्स महोदय वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के प्रतिपादक हो गए। और आपको इस बात की जानकारी होगी, जो भी व्यक्ति आप में से समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहा है या समाजशास्त्र के अध्ययन से संबंधित है, आप सबको पता होगा कि कार्ल मार्क्स महोदय की पुस्तक थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने समाज के 2 वर्गों के बीच के संघर्ष को बखूबी उसका चित्रण किया है, जिसमें एक क्या है सर? पूंजीपति वर्ग है और दूसरा क्या है? मजदूर वर्ग है। और उन्होंने कहा अपनी पुस्तक में कि मानो समाज का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यानी प्राचीन काल से लेके अगर हम वर्तमान काल तक देखें तो समाज में हमेशा शोषक और शोषित वर्ग के रूप में कोई ना कोई वर्ग हमेशा विद्यमान रहा है। और हमेशा जो शोषक वर्ग है वो शोषित वर्ग का शोषण करता आया है। भले उसका स्वरूप और प्रकृति अलग अलग हो अलग अलग समाज में, लेकिन हमेशा वर्ग संघर्ष का अस्तित्व देखने को मिला है। तो आप देखिएगा वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कार्ल मार्क्स महोदय। नेक्स्ट आइए, प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? प्रत्याशित, है ना, समाजीकरण की जो अवधारणा है ये आर.के. मर्टन महोदय का है। प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा मैं जब आपको बताऊंगा पढ़ाते समय, चूंकि यह अवधारणा बहुत बड़ी है तो मैं केवल आपको इसका जो सटीक उत्तर है वो बता रहा हूं आपको, है ना। वैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी चर्चा किया और एक बात आपको बताना छूट गया था कि हम लोग कल से मतलब 27 तारीख से आप लोगों को समाजशास्त्र के पीजीटी के पाठ्यक्रम का हम लोग व्यवस्थित अध्ययन, है ना, प्रारंभ कर रहे हैं। जो रेगुलर बैच कह सकते हैं वो हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। जो उसका निर्धारित समय है आपको बहुत जल्द जीएस वर्ल्ड के चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यही समय रखेंगे, 8:30 बजे के बाद का समय, सुबह का समय, ताकि हम लोग बड़े अच्छे ढंग से अपने, और रोजाना हम लोग केवल 1.5 घंटे की पढ़ाई करेंगे
और जैसा मैंने बताया आपको कि हम लोग पहले विषय वस्तु को समझेंगे, उसके अवधारणा तथ्य को समझेंगे, और फिर उससे रिलेटेड जितने प्रश्न हैं वो हम लोग करेंगे, और फिर पीडीएफ नोट्स और प्रश्नोत्तर आपको, है ना, भेज दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 120वां प्रश्न है, किसने कहा कि एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण और सामूहिक जीवन के अस्थायित्व के लिए जरूरी है। यानी आप देखेंगे कि लेविस कोजर महोदय कहते हैं, लेविस कोजर महोदय के अनुसार, है ना, एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से क्या है, दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण, यानी वो जो संघर्ष होगा वो उसका दुष्प्रकार्य नहीं होगा, बल्कि समूह निर्माण और सामूहिक जीवन के अस्थायित्व के लिए वो जरूरी होगा। तो कहा जाता है कि संघर्ष भी सामाजिक जीवन में एक निश्चित मात्रा के लिए या एक निश्चित मात्रा तक जरूरी है। ठीक है ना? तो लेविस कोजर इसका आंसर है। नेक्स्ट आंसर आ जाइए कि किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है, जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो। ठीक है ना? आपने देखा होगा कि मैंने पिछले वाले एक प्रश्न में आपको इसकी चर्चा करके बताया था कि अगस्त काम्ट महोदय ने दरअसल विज्ञानों का वर्गीकरण किया है, बताया था ना। और विज्ञानों का जब वर्गीकरण किया है तो उन्होंने बताया है कि वो विज्ञान जो दूसरे विज्ञान से कम मदद लेता है वो पदक्रम में सबसे ऊपर रहता है, और जो विज्ञान दूसरे विषयों से, दूसरे विज्ञानों से मदद लेता है ज्यादा, वो पदक्रम में नीचे रहता है। और इसी क्रम में मैंने बताया था कि अगस्त काम्ट महोदय के अनुसार उन्होंने गणित को सबसे ऊपर स्थान दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि गणित विषय किसी भी दूसरे विज्ञान से कुछ नहीं लेता है। दूसरा स्थान उन्होंने दिया था खगोल शास्त्र को, और फिर भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान का नाम आता था, और उसके बाद समाजशास्त्र का स्थान आता है। तो ध्यान रखिएगा कि किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है, तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो। ये किसने कहा है भाई? अगस्त काम्ट महोदय ने विज्ञानों के वर्गीकरण के क्रम में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। फिर ये देखिएगा क्वेश्चन आ गया कि कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संबंध से संबंधित नहीं है। आपको पता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि दो संप्रदाय है, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। थोड़ी देर पहले बताया था। स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित कौन कौन थे भाई? तो जॉर्ज सिमेल थे, दूसरा टॉनीज महोदय है, वॉन विजय महोदय हैं। लेकिन देखिएगा, ये जो हॉबहाउस महोदय हैं, इनका संबंध स्वरूपात्मक संप्रदाय से नहीं है, बल्कि इनका संबंध समन्वयात्मक संप्रदाय से है। और मैंने बताया था इमाइल दुर्खिम हैं, सोरोकिन हैं, है ना, हॉबहाउस हैं, ये सब के सब समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है। अब आइए, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक, है ना, नहीं होती है। आप देखिएगा कि क्या समाज में सदस्यता ऐच्छिक होती है, क्या समिति में ऐच्छिक होती है, क्या समुदाय में ऐच्छिक होती है, या संस्था में ऐच्छिक होती है। तो याद रखिएगा कि समिति में ऐच्छिक है। आप किसी समिति का सदस्य बन भी सकते हो, नहीं भी बन सकते हो, बाध्यकारी नहीं है। लेकिन आप किसी न किसी समाज का अंग तो हैं अनिवार्य रूप से, और किसी न किसी क्या है, समुदाय और संस्था का भी आप अंग हैं। लेकिन कोई समिति जो है, आप देखिएगा, किसी कार्य विशेष को विशिष्ट रूप से करने के लिए, संपन्न करने के लिए समाज और समुदाय के कुछ लोगों को मिलाकर ही समिति का निर्माण किया जाता है। उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं, उनको कुछ जिम्मेवारियां सौंपी जाती है। तो जरूरी नहीं है कि आप उस समिति का सदस्य होइए ही, स्वैच्छिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? समिति। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज है, ये किसने कह दिया? तो ये भैया एमएन श्रीनिवास ने कहा है कि भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है। किसने कहा है? तो एमएन श्रीनिवास है। और लास्ट क्वेश्चन है ना,
आपके पीजीटी 2021 का, वो है पुस्तक द सिटी के लेखक कौन है। तो द सिटी के लेखक मैक्स वेबर महोदय। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 अलग अलग सेशन में बड़ी आसानी के साथ और मुझे विश्वास है कि पूरी गंभीरता के साथ हम लोगों ने इसका प्रमाणिक व्याख्या और विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया और पूरे पीजीटी 2021 के प्रश्नों का हम लोगों ने विश्वसनीय उत्तर देखा। तो देखिएगा, ये उत्तर आपको तो और भी जगह पर मिल गया होगा, लेकिन प्रमाणिक व्याख्या के साथ। मैं नहीं कहता कि आई एम द बेस्ट, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ये मैं कह सकता हूं। और इसी तरीके से हम लोग बड़े विश्वसनीय तरीके से आगामी पीजीटी 2022 के लिए कल से, जैसा मैंने बताया आपको कि कल से हम लोग इसकी व्यवस्थित कक्षा प्रारंभ करेंगे और इस व्यवस्थित कक्षा में हम लोग विधिवत तौर पर पीजीटी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को बहुत बेहतर तरीके से पूरा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।